Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23421050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, हर्ष रंजन। नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेते हैं और आज दिन शनिवार का है। आज के दिन हमारे श्रोता जो हैं हमसे जुड़ते हैं टेलीफोन लाइंस पर और इक्विटी मार्केट या बिजनेस इकोनॉमी से संबंधित अपने सवाल पूछते हैं। 3 टेलीफोन लाइंस हमने आपके लिए खोल रखे हैं। आप चाहें तो हमें फोन कर सकते हैं। तीनों लैंडलाइन नंबर्स हैं दिल्ली के। इन नंबरों को डायल करने के पहले 011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं और नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 717 106 और 23 42 10 50। इन तीनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर फोन करें, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश। Domestic equity markets snapped. The momentum gained over 2 weeks. Sensex and Nifty lose 1% this week. And the US markets end lower as the investors await a potential interest rate hike by the Federal Reserve next week. भारतीय शेयर बाजारों सेंसेक्स निफ्टी में इस हफ्ते 1% की गिरावट रही। साथ ही अमेरिकी शेयर बाजारों में भी इस सप्ताह गिरावट रही, क्योंकि निवेशक इस अंदेशे से हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। पिछले 2 हफ्ते से भारतीय शेयर बाजारों में जारी तेजी इस हफ्ते थोड़ी सी रुकी है। 1 अंक की गिरावट, 1% की उसमें लगभग गिरावट रही है। और इस बारे में हम बात करने के लिए शरद कोहली जी से पहले बात करेंगे और आगे की कहानी क्या है ये हम बताएंगे कि ये जो गिरावट रही है इसका खास वजह क्या है। ये करेक्शन के तौर पर आप देखते हैं या क्या? जी हाँ हर्ष, थोड़ा तो कंसोलिडेशन है, पर ये बड़ी मजेदार परिस्थिति है कि ग्लास आधा खाली है कभी दिखता है, कभी ग्लास आधा भरा दिखता है। कभी लगता है कि फेड धीरे रेट बढ़ाएगा तो मार्केट चढ़ने लग जाती है। कभी लगता है कि फेड जो है कोई गवर्नर साहब के यहां से या फेड चेयरपर्सन के ऑफिस से कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो गिरने लग जाता है। कुल मिला के जी हाँ, नर्वसनेस है मार्केट में। 14 तारीख को जो पॉलिसी आनी है और फेड रेट्स बढ़ाएगा ये तो पक्का है। जब ज्यादा की उम्मीद हो जाती है तो ऐसा लगता है कि तब गिरती है, और जब कम की उम्मीद होती है तो मार्केट चढ़ने लग जाती है। और इस हफ्ते जो आरबीआई ने भी रेपो रेट बढ़ाया, हालांकि 50 बेसिस पॉइंट उम्मीद थी लेकिन 35 बढ़ाया, उसका भी थोड़ा सा मार्केट पे इम्पैक्ट है। मुझे लग रहा है उसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में लोगों को वक्त लगा, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर साहब ने जो स्पीच दी, जो उन्होंने आउटलुक बताया, वो उन्होंने भारत को एक रेजिलिएंट रोबस्ट तो बताया, और थोड़ा सा कहीं आगे धुंधलापन भी ऐसा लगा के है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत अनसर्टन है। बिल्कुल। और इस सप्ताह 687 अंक गिरा सेंसेक्स और 62,182 पर रहा, जबकि निफ्टी में भी 113 अंकों की गिरावट रही और ये 18,497 रहा। And in the broader market, the BSE Mid Cap Index fell 0.9% and the BSE Small Cap Index lost 1%. We have our first caller online with us from Ghaziabad. Gaurav, we welcome you. Please ask your question. Good evening, Market Mantra team. Good evening. Rajiv. Good evening. My question is about inflation. RBI is trying to contain inflation. Yeah. And that is why they are increasing slowly the interest rate. Yeah. But the main inflation in India is generally because of the
fuel prices, the diesel and petrol, because that leads to fuel inflation in everything. That is in agriculture, everywhere. So if the market, the fuel prices, if they come down, we can definitely contain the inflation. So why the government is not taking this, cutting a drastic cut in the petrol and diesel prices? That is question number one. And number two, the international prices are coming down anyway for crude. The money in the hands of people, general perception is money in the hands of people. Cash in hand of people is much better than the cash in hand of the government, because government is collecting taxes. So wouldn't that be better stance for government to give the money to the people by way of charging less on taxes on diesel and petrol and giving more money to the economy, and that we can grow even higher? So what is stopping government, giving money to the people by way of discounting diesel and petrol or charging less taxes on diesel and petrol, because they are anyway earning a good revenue from Okay, we got your question. Got your question, Gaurav. You see, there are a few reasons why petrol diesel prices are still holding fort. The first reason being that in the past, the oil marketing companies had been bleeding a lot. There were a lot of accumulated losses which they had to make up for. And another very important reason, Gaurav, which I can give you, which will cover both your questions, is that the prices have been extremely volatile. I mean, the prices have been fluctuating between $90 to $100, then between $80 to $90. It is only very recently that the prices have come down below $80. So I think if the prices, I'm very optimistic, if the prices hold on to this level, I think government might consider, or the oil marketing companies may consider passing on this benefit to the consumers. So fingers crossed. I think let's all pray that the international crude game, if you know, is very, very active right now, as the OPEC and the OPEC Plus is trying to pitch in to see how to cut short the supply. Other than that, there is a different scene altogether in the Russian oil market after the price cap. So there's a lot happening in the oil market around the world, and I think the Petroleum Ministry, Government of India, and the oil marketing companies, they keep a very close watch. And when you observe that the times to come do not seem to be very stable. So because any commitment, ऐसा नहीं हो सकता, Gaurav, that a price cut is passed on and the next day it is withdrawn. So I think the government is looking at more stable situation around the world, which is what is holding. But I'm sure if it holds on to this level, you might see some benefit coming in the times to come. Your second question was, isn't it better than? I think the money which is in government's hands, I mean, I'll answer your question very directly. And I think Rajesh and Harsh would agree with me that government, what is government going to do with the money? I mean, it is ultimately meant for people. So whatever government collects as taxes, there are so many development and welfare schemes. I think this is for the interest of all the listeners, It is for the welfare and development of the country, for the welfare of the people. If I start counting the schemes which the government is running right now, I think we'll burn away rest of the half an hour in this story itself. Right. So I think whether money is in the hands of the government or it's in the hands of people, Gaurav, there is a micro and macro outlook difference. I do agree. What is in your pocket cannot be used for constructing a bridge or a flyover. But what is in the hands of government can be used to benefit a lot of people. So therefore, I think you should take a broader view. But I'm sure it will be passed on if situation improves from here. Yeah. भारत भूषण है हमारे साथ जुड़े हुए अगले कॉलर। भारत जी, अपना सवाल पूछ लें। जी, मार्केट मंत्री टीम को नमस्कार है। नमस्कार सर को भी नमस्कार है। नमस्कार भारत भूषण जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हालिया दिनों में जी ये समाचार सुनने को मिली है कि ईरान ने हमारे देश से चावल और चाय पत्ती का आयात करना अचानक से बंद कर दिया है सर जी। तो हम तो उनसे ज्यादा ही ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट करते हैं। क्या हम इराक और कुवैत से ज्यादा आयात करके ईरान के इस कदम का हम जवाब दे सकते हैं? और हमारे जो निर्यातक हैं और उत्पादक हैं चाय के और चावल के सर, वो इस समाचार से काफी चिंतित है सर। तो भावनात्मक रूप से मैं भी जुड़ा हूँ अपने किसानों के साथ में और निर्यातक के साथ में। सर, मेरी चिंता का आप समाधान कीजिए। धन्यवाद। भारत भूषण जी, चिंता छोड़ दीजिए। मैं शुरुआत तो आपके जवाब का इसी से करूंगा, क्योंकि अगर एक देश हमसे लेना बंद भी कर देता है, और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक बहुत सारे कारण बन जाते हैं, दो देशों के बीच में संबंध, उसके बीच में आजकल अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक इक्वेशंस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और भारत सरकार निरंतर अपने संबंध दूसरे देशों के साथ सौहार्द भरे बनाने के लिए लगी रहती है। अगर कोई देश कोई कदम उठाता है तो हम भी उसके बदले में, अब तो देखा हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत सक्रिय है,
और जैसे ही कोई देश हमारे खिलाफ कोई कदम उठाता है, हम उसको तुरंत अपने तरीके से, कूटनीतिक तरीके से जवाब देते हैं, भले ही वो ट्रेड में हो, इंडस्ट्री में हो। मुझे नहीं लगता हमें कोई चिंता की जरूरत है भारत भूषण जी, क्योंकि चावल की डिमांड और खाद्य पदार्थों की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत है इस समय। अगर एक देश नहीं लेगा तो लेने वालों की यहाँ लाइन लगी हुई है, और भारत की अपनी खपत भी इस समय बहुत अच्छी है, और जहां भारत में बहुत जरूरत है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि फूड की इतनी डिमांड भरेगी कि भारत का जो बना हुआ अनाज है उसके लिए आप मेरी बात नोट करके रखिए, उसके लिए लाइन लगने वाली है। तो आप चिंता छोड़िए, आराम से चैन से सोइए, क्यों अपनी रात की नींद खराब करते हैं, अपना बढ़िया चैन से सोइए, कोई बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। आपकी इजाजत से शरद मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ उनके जवाब में ही कि ये खबर पता नहीं इन्होंने कहाँ पढ़ी है। कई वजह होती है कि कई चीज आप किसी देश से लेना बंद करते हैं, आपके यहाँ बहुतायत हो। तो ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और जहां तक मुझे ख्याल आ रहा है कि अभी इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रूपी की जब बात कर रहे हैं, उसमें ईरान हमसे रुपए में दे रहा है, रुपए में ले रहे हैं, हम उसकी करेंसी में ले रहे हैं। तो हमारे संबंध ठीक है। कोई और वजह हो सकती है जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है इन चीजों का कोई भी वजह हो, मैं तो चाह रहा था भारत भूषण जी चैन की नींद सोए, बिल्कुल चैन की नींद सोए, कोई चिंता की बात नहीं। किसानों को भी आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको बोलिए बिल्कुल आराम से सोए, कोई फिक्र की बात नहीं, चावल बाकायदा बिकेगा। Bhupendra joins us from Delhi now. We welcome you, Bhupendra. Yeah. So, good evening, sir. Good evening. I want to ask you about the basically tax calculation on the shares. Yeah. So, how does the bank calculate the tax in our shares if we sell any share and it is in basically lower price rather than the buying price? So, what will be the calculation? Can you elaborate? Mr. Salahuddin, tax on Mr. Bhupendra, I'm sorry, I beg your pardon. Mr. Bhupendra, the tax on sale of shares is calculated, on the basis of the period for which you're holding it. If you're holding it for more than 1 year, we call them as long-term capital gains. Up to 1 lakh rupees under section 112A, there is an exemption. On the rest of it, you have to pay 10%. If you hold it for less than 1 year, they are called short-term capital gains, which are again taxable at about 15%. So that is otherwise, transaction on sale of shares requires a very detailed discussion, but I think from what he was saying, it seemed that you've suffered a loss, because you said your buying price is more than the selling price. So if you've suffered a loss, then that it tantamounts to long-term capital loss. You can carry forward that loss. You can set it off against long-term capital gain. If it's a short-term capital loss, you can set off against long-term capital loss and long-term capital gain. You can also carry forward and set it off against short-term capital loss. So it's a bit of a lengthy discussion. I wish we have me and you can sit down together, on radio itself at some point of time. I don't know when and how that will happen. I can explain you in greater detail, but I hope I've given you a broad outline of how it Perhaps works. his CA can help him out. Oh yes, absolutely. I think he depends on market mantra more than his CA. सलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सलाउद्दीन जी अपने सवाल को पूछे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर एक्चुअली आप लोग से बहुत खुशी मिलती है मुझे बात करते। बात तो मैं आज तक कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। एक्चुअली सर देखिए, मेरा अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है जी, और 2 अकाउंट है हमारा, लेकिन अलग अलग जगह थे। जैसे नौकरी है तो छोड़ना, तो इसके लिए तो मुझे जरूर करना पड़ा जी। और बच्चे लोग का केनरा बैंक में है, क्योंकि आजकल तो ऐसा है कि बगैर अकाउंट का आप कुछ करवा ही नहीं पा सकते हैं, राइट? इसलिए मुझे खुलवाना पड़ा। लेकिन आजकल इश्यू ये आ रही है, अब ये देख लिया, अगर मेरे पास 2 अकाउंट है, मैं मामूली एक ड्राइवर आदमी हूँ, 15 से 16 से 17 हजार रुपए कमाने वाला आदमी जी, फैमिली में है, सब कुछ है। अब ये जब हम अकाउंट, मेरा इतना होता ही नहीं है, कैश मिलता है मुझे। अब मैं जब बैंक जाता हूँ तो मुझे हर सालाना के 2-4 ये कम से कम 700-800 रुपए फालतू, फिर ये मुझे बोला जाता है कि आप 2000 रुपए से कम अगर अकाउंट में रखेंगे तो आपका पेनल्टी लगेगा जी। बताइए सर, इसके लिए हम, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और दूसरा, एम्प्लॉय इतनी बदतमीज है वहाँ के कि सही रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं। तो प्लीज ये खास के ब्रांचेस है, या देखिए हर आदमी हिंदुस्तान। सलाउद्दीन जी, आपका सवाल समझ में आ गया। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत खुशी हुई आपके साथ जुड़ के। दूसरा, मैं एक और हमारे दोनों माननीय एंकर्स की इजाजत से एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप 15-17 हजार रुपए कमाते हैं, मेरा व्यक्तिगत इसमें विचार है कि पहले तो आप अपने आप को मामूली मत कहिए। कोई भी व्यक्ति मामूली नहीं है, चाहे वो 5,000 रुपए महीना कमाता हो, चाहे वो 500 रुपए महीना कमाता हो। बिल्कुल ये मामूली आप दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा, हम आपको एक आसान सोल्यूशन बताते हैं।
रिजर्व बैंक की एक स्कीम चल रही है, आप देखते होंगे उसमें अखबारों में और बाकी एड भी काफी आ रहा है, सरकार उसको प्रमोट कर रही है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम उसको बोलते हैं। तो उसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं यदि, और जनधन अकाउंट अगर आप खुलवा लें, मैं आपको सलाह दूंगा सलाउद्दीन जी, तो उसमें कोई मिनिमम बैलेंस भी नहीं चाहिए। आपको मिनिमम बैलेंस के लिए कोई बैंक परेशान कर रहा है या आपके साथ कोई तहजीब से पेश नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप जो ओम्बड्समैन स्कीम ऑनलाइन जाइए रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर, और वहां पर आपको ओम्बड्समैन की ऑप्शन दिखेगी, वहां पर आप उस व्यक्ति का नाम डालें, बैंक का नाम डालें और आपकी कंप्लेंट का तुरंत निस्तारण होगा। जब हो जाएगा हमें बताइएगा कि अब उनके रवैये में आपकी तरफ कोई फर्क नजर आया कि नहीं आया। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आगे ये करने के बाद आपको वो फर्क दिखाई देगा। From Noida, we are joined in by SPS Jain. We welcome you, Mr. Jain. हाँ जी, नमस्कार। कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। ये हमारे सेंसेक्स हैं 30 स्क्रिप्ट जी, निफ्टी हैं 50 स्क्रिप्ट जी। तो इसका क्या क्राइटेरियन है? क्योंकि हमारे जो लार्ज कैप है वो 100 है जी, मीडियम है 100 to 251, मतलब 150 है जी। इसका मतलब इनमें ये लार्ज कैप भी पूरे नहीं है या इसमें कुछ मिक्स ऑफ मीडियम स्मॉल का है? इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो सेंसेक्स में डाले जाएंगे? इज इट बेस्ड ऑन दी ट्रांजैक्शन? जिस स्क्रिप्ट में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है या और कुछ? जी जैन साहब समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेंसेक्स में 30 है, निफ्टी में 50 है, और आपको पता होगा कि स्मॉल कैप हम बोलते हैं 5,000 करोड़ से कम की अगर मार्केट कैप होती है, 5 से 20,000 में मिड कैप बोलते हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर को हम लार्ज कैप बोलते हैं। जी हाँ, ये जो 30 और 50 की छटनी हुई है, ये बिल्कुल आपने जो बाद में बात कही वो बहुत पते की थी कि जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, जो सबसे ज्यादा प्रचलित शेयर होते हैं, सबसे ज्यादा मशहूर, अगर मैं साधारण देसी भाषा में बोलूं, सबसे ज्यादा बिकने खरीदने वाले जो शेयर्स होते हैं उनको निफ्टी में रखा जाता है, क्योंकि एक सेंसिटिविटी इंडेक्स होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है जो बताता है कि ओवरऑल शेयर मार्केट का क्या हाल है। तो लाजमी बात है जब एक सैंपल लिया जाएगा और मार्केट की उतार चढ़ाव को बताने के लिए कुछ चूज किया जाएगा, तो ऐसा चूज किया जाएगा जिसमें काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हो, जो प्रतिनिधित्व पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट का अच्छे से कर सके। बिल्कुल आपने ठीक पकड़ी है बात, आपकी बात में बिल्कुल आपने खुद ही अपना उत्तर दे दिया। जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होती है उनको रखा जाता है। सारे के सारे लार्ज कैप्स या मिड कैप ये क्राइटेरिया नहीं होता है, खाली लार्ज कैप होना एक क्राइटेरिया नहीं है, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम और उसका कितना प्रचलन है ये क्राइटेरिया रखा जाता है। SS सलूजा हमारे साथ हैं दिल्ली से। सलूजा जी सवाल पूछ लें। Good evening to Sharadji and the market. Good evening. Good evening. My question is that recently what we have seen, there is a tremendous upsurge. Yeah. PSU bank stocks share price. Yeah. When you look at 1 year chart or say 5 year chart, Yeah. it has barely gone 20-25% only, whereas if you go by 10 year chart or 5 year chart, they have gone much higher. So one, I want to know your view on PSU banks, because fundamentally and technically seems to be okay to me, but your view is important. Question number 1. And question number 2, is it a good strategy for a company to lower their prices so that the unorganized fellows get out? Thank you, sir. Okay, Mr. Saluja, your first question was regarding the recent upsurge. Well, you're right, because the market was very volatile in the last few months, and in the recent weeks we've seen some kind of relief coming, and the market has crossed its all-time high also, although it closed a bit lower, but then it is consolidating. And I think, Mr. Saluja, what happened at the geopolitical factors which were affecting the market, the economic data points which were affecting the market, we saw some kind of relief coming on the geopolitical front. I mean, not relief, but there was no news. So no news is good news in this regard. That's how we put it. As far as the economic data points are concerned, there was some improvement. Fed was the main issue with the market. And when the Fed chairperson, Jerome Powell, gave the statement that, probably things may not be as bad as they are, and the US market started showing signs of some kind of recovery. So that was the reason. But I think overall return, if you see the long-term return of the market, Mr. Saluja, you've partly answered your question yourself. The long-term return has been very handsome. It has outperformed all the other investment avenues. And I personally feel, I would conclude by saying that, in the long term, hardly anybody loses in stock market. So that's my, then I think you spoke about lowering the prices to, I think you're talking of commodity prices being lowered. Well, I think there is a Competition Commission of India which is very active. If a company tries to manipulate for any reason, if you're talking of commodity prices, if you're talking of stock prices, I don't think your question is relevant to stock prices. So there is a Competition Commission of India. If there is an unfair trade practice, I think there is a correction mechanism. There is a law in place which acts in that case. Yeah.
कांता जी हैं गुरुग्राम से। कांता जी सवाल पूछ लें। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने एफडी करा रखी है बैंक में जी, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ, महिला जी, तो जो मैं 15 का फार्म भर देती हूँ हमारे एफडी के साथ जी। तो हमको तो ये पता नहीं कितनी आमदनी तक जो है ना हम बच सकते हैं टैक्स से। चलिए कोई बात नहीं कांता जी, आपको हम बता देते हैं। आपके लिए, आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए जो टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट है आम आदमी के लिए 2.5 लाख होती है, आपके लिए 3 लाख रुपए है। 3 लाख तक का ब्याज अगर आपका है तो वो माफ है। उसके अलावा आपको इसके और भी एग्जेम्पशन मिलेगी। 50,000 तक का इंटरेस्ट, एक सेक्शन आप नोट करिए 80TTB, उसके अंतर्गत आप 50,000 की और भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। 15H आप जमा ही कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बैंक आपका टैक्स नहीं काटता होगा। और अगर आप 3 लाख रुपए से, या अगर मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन आपके सिर्फ नंबर सुन के करूं तो 3.5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो, और इंटरेस्ट इनकम है, तो आपको कांता जी कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और डिटेल आप बताना चाहें और हमें और प्रिसाइज कैलकुलेशन करवाना चाहें तो जरूर अगली दफे फोन करिएगा। It's a pleasure to welcome Mr. J.K. Sharma from Mumbai. A warm welcome. Please ask your question, Mr. Sharma. मार्केट मुंका टीम एंड कोहली सर को नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, मेरा एक स्मॉल क्लैरिफिकेशन है। फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इक्विटी कैपिटल गेन जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजेक्शन इज वेरी हाई, तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये ब्रोकर जो है अपने बोलते हैं कि हमारे साइट से आप स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फॉर टैक्सेशन पर्पस डाउनलोड कर सकते हैं जी। हम डाउनलोड भी करते हैं, उस आधार पर टैक्स भी फाइल करते हैं जी। केवल एक क्लैरिफिकेशन है कि यदि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत अधिक हाई है जी, कॉन्ट्रैक्ट नोट को प्रिजर्व करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट। कल की डेट में यदि सैंपल इवेल्युएशन में कोई केस सॉल्व करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उसमें क्या ये स्टेटमेंट विच इज डाउनलोडेड फ्रॉम द ब्रोकर वेबसाइट इज सफिशिएंट, और ईच स्टेट में ईच कॉन्ट्रैक्ट नोट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व सेपरेटली एंड हैज टू बी प्रोड्यूस टू द असेसिंग ऑफिसर। शर्मा जी बिल्कुल आपने आज हमारे जो जितने भी श्रोता हैं राजेश और हर्ष, वो प्रश्न भी पूछते हैं और साथ में अपना उत्तर भी बीच में छुपा होता है, कहीं वो हमें ढूंढ के हम उसको ढूंढ लेते हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल शर्मा जी आपने ठीक पकड़ी है बात। वैसे तो खाली ब्रोकर्स नोट काफी होता है, पर अगर आपका केस इनकम टैक्स में 1-2 सेक्शंस में आपको बता देता हूं, 142(1), एक 143(2), अगर इन सेक्शंस के अंतर्गत आपको नोटिस आ जाता है और आपका केस स्क्रूटनी में पिक कर लिया जाता है और वो गहराई में जाना चाहते हैं आपके ट्रांजैक्शन की, तो फिर ब्रोकर्स नोट भी आपसे मांगे जा सकते हैं। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि वैसे तो ब्रोकर्स नोट चल जाता है अगर आपका समरी असेसमेंट हो रहा है, पर आप तैयारी, हम तो करदाताओं को यही संदेश देते हैं कि वो अपनी तैयारी करके रखें और उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, भले ही जरूरत ना पड़े। तो वॉल्यूमिनस है, मैं समझ रहा हूं, आप किसी की मदद ले सकते हैं शर्मा जी, कोई अपने असिस्टेंट, या अगर आप मुनाफा कमा रहे हैं लॉन्ग टर्म शेयर्स की ट्रेडिंग में तो आप अफोर्ड कर पाएंगे, एक अपना असिस्टेंट रखिए जो आपके रिकॉर्ड्स को रखे और आपको आपका सारा हिसाब किताब ब्रोकर्स नोट संभाल के रखे। और अगर ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है तो आप खुद थोड़ी मेहनत करिए, तो रखना तो बनता है आपका, अगर मैं सीधा सीधा जवाब दूं, क्योंकि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। डिपार्टमेंट इसमें अगर स्क्रूटनी में कोई आपको रियायत इस मामले में नहीं देगा। जी, संजीव होंगे दिल्ली से हमारे अगले कॉलर। संजीव जी सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार। ये पूछना था, जो आरबीआई के बॉन्ड निकलते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे आती है क्या, जो मतलब जहाँ पे आप 5 साल के लिए या 8-7 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हैं, वो कहीं पता नहीं चलती। बाद में एकदम पता चलता है कि आरबीआई के बॉन्ड निकले थे, जो कभी ये यस बैंक या HDFC बैंक या ICICI मतलब समथिंग लाइक दैट वो निकलते हैं, वो हमें पता नहीं चलते। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां से ये इन्फॉर्मेशन मिल सके? 3 शब्दों में हर्ष और राजेश अगर मैं जवाब दूं इनको, कौन सा प्लेटफॉर्म है? ऑल इंडिया रेडियो। और 2 शब्द जोड़ूं तो FM गोल्ड। आप निरंतर ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ा रहिए, प्रसार भारती के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनसे आप जुड़े रहिए और ये आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। वैसे आरबीआई जब भी बॉन्ड निकालता है तो आप आरबीआई की ये भी कर सकते हैं संजीव जी कि आप आरबीआई की वेबसाइट जो है उसको समय समय पर खोल के देखते रहिए, वहां पर भी ये इत्तला दी जाती है। कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से भी उन बॉन्ड्स का अनाउंसमेंट किया जाता है, ऑफिशियल गैजेट्स होते हैं उसके माध्यम से भी किया जाता है। बहुत सारे थोड़े से संजीव आपको मैं सलाह दूंगा, आप जागरूक हो जाइए। बिल्कुल इन्फॉर्मेशन तो है, मुझे लग रहा है वो आपकी नजरों से बच के निकल जाती है और अगली बार जब आएंगे तो आप बताइएगा आपने कब पकड़े उसको। आरबीआई की साइट पे जरूर जाइएगा और ऑल इंडिया रेडियो सुनना मत भूलिएगा। जी
Moving on, Wall Street ended lower yesterday as investors assessed the economic data and awaited a potential 50 basis point interest rate hike by the US Federal Reserve at its policy meeting next week. The Dow Jones Industrial Average fell 0.9%, the S&P 500 and the Nasdaq Composite both lost 0.7% each. Sharad, we have a question related to this, but we will talk about that after we have taken this call from Ghaziabad from Anil. Anil, we welcome you. Please ask your question. पहले मैं अपने मोबाइल पे न्यूज ऑन एयर पे आपका प्रोग्राम सुन लेता था जी। न्यूज ऑन एयर पे नहीं सुन पाता, प्लीज मुझे 2 बार ब्रीफ करके बताइए किस जगह पे आपका प्रोग्राम सुना जा सकता है अगर मोबाइल से सुनना है। थैंक यू। देखिए, आप YouTube पे भी जा सकते हैं। YouTube में हमारा चैनल है, न्यूज चैनल, वो लगातार चलता है, वहां पर ये हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। और ये जो ऐप की बात कर रहे हैं, न्यूज ऑन एयर ऐप है, इस पे भी आप सुन सकते हैं। बाजाबता इस पे प्रोग्राम के बाद अपलोड होता है और लाइव में भी आप सुन सकते हैं। और थोड़ा सा होम पेज जो है इसका, वो परिवर्तन हुआ है उसमें। आप अगर ढूंढेंगे तो आपको ये अब मार्केट मंत्र डेली प्रोग्राम्स में मिल जाएगा। और हर्ष, मैं तो श्रोता भी हूं। मैं जब बाकी दिन जो खुद यहां नहीं होता तो मैं शाम को मार्केट मंत्र और बाकी प्रोग्राम लगा के मैं तो मोबाइल पे बहुत आराम से लगा लेता हूं। अब FM गोल्ड लाइव टाइप करिए तो आपको वहां बाकायदा आने लगता है, तो आप एक दफे ट्राई करेगा। बाकी जैसा हर्ष और राजेश ने बताया, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑल दैट ही नीड्स टू डू इज यूट्यूब पे जाके बोलिए मार्केट मंत्र, आज की डेट, वो आपके सामने। और सारे ये प्रोग्राम यूट्यूब पर सेव भी हो जाते हैं। आप उनको 15 दिन, हफ्ते, महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद भी सुन सकते हैं। So, Sharad, we were talking about the 50 basis point interest rate hike by the Federal Reserve next week. So, what repercussions that can have on India and or the Indian market, or has the market already factored that in? Well, market has factored. It's not that market is not factored. But I think the pressure on rupee would continue to be there, and we see that every time RBI does not intervene, rupee comes under pressure, and we do observe flight of capital also every time the interest rates go up, Rajesh, from the debt market. A lot of people don't know that not just the equity markets but also the debt markets are affected every time the interest rates go up. And I think but the good thing is that it gets countered by a massive amount of FDI which India is getting as a very robust economy, as a bright spot in the world. So I think that gets countered, and of course RBI intervention from time to time neutralizes the impact. But as far as America is concerned, Rajesh, I think they should be more concerned, because there is a mild recession which we are observing in America, although the numbers are sounding positive. But somehow, you feel that America can be slipping into recession in 2023 if these interest rate hikes. I think this inflation seems to be very ziddi this time. It's very stubborn. It's just refusing to come down, and it's baffling all the economic and finance experts that what's wrong. Although I feel it's easy because it's supply driven, so therefore this tool as a monetary tool, it's not working the way it should be working. So how do you feel the market is going to behave in the coming week? Well, I think it's in a consolidation phase, and because next week is very crucial, 14th of December, so it's going to remain nervous till then. You will see ups and downs, local factors impacting. But on 14th of December, when the rate is finally out, I think that's when we'll see market taking a direction. If the nervousness continues, you might see a slight downfall also. But I think consolidation until the 14th seems to be the magic word. कुल मिलाकर US Fed का इंतजार हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी। और इन्फ्लेशन के नंबर्स भी आने हैं हर्ष इनके, तो उससे भी काफी हम क्लू ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। और इसी नोट के साथ शरद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मार्केट मंत्र को समय देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you very much for being with us, Sharad. And before we close, the headlines once again. Domestic equity markets snapped. The momentum gained over 2 weeks. Sensex and Nifty lose 1% this week. And the US markets end lower as the investors await a potential interest rate hike by the Federal Reserve next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Do join us tomorrow, same time, same frequency. Till then, goodbye. Namaskar. Market Mantra.